मेरा नाम सपना और आज मैं थमने एक ऐसी कहानी सुनान जा रही हूं जो हंसते खेलते घरों में अंधेरा कर देवे है। यो कहानी है म्हारे गांव के एक छोरे बिल्लू की। बिल्लू नाम की तरह ही बिल्कुल सीधा साधा भोलानाथ सा छोरा था। उसकी दुनिया बस इतनी सी थी, उसकी बूढ़ी माँ, 2 किल्ले जमीन के गांव का सरकारी स्कूल और उसके कुछ गिने चुने दोस्त। सुबह उठ के माँ के हाथ की रोटी खानी, खेत में जाके बापू का हाथ बटाना और फिर बस्ता टांग के स्कूल जाना। शाम को दोस्तों के साथ कबड्डी खेलना, बस यही थी मेरी जिंदगी। सपने भी उसके बड़े नहीं थे। बस इतना चाहता था कि पढ़ लिख के एक छोटी मोटी नौकरी लग जाए ताकि अपनी माँ को सुखी रख सके। उसकी माँ बेचारी सारा दिन घर और खेत के काम में लगी रहती। पति के गुजरने के बाद बिल्लू ही उसकी आंखों का तारा था, उसकी जीने की वजह। बेटा, तू बस पढ़ ले। तुम्हारी तो उम्र निकल गई, पर तू अपनी जिंदगी संवार ले। बिल्लू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। दोनों माँ बेटे की छोटी सी दुनिया में खुशियां थी, सुकून था। गांव का माहौल, लोगों का आना जाना, खेत की हरियाली, बिल्लू इन्हीं सब चीजों में रम्या हुआ था। उसे शहर की भीड़भाड़ और चकाचौंध से कोई लेना देना न था। पर जैसा कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन बिल्लू के जन्मदिन पर उसके मामा ने उसे एक पुराना सा स्मार्टफोन लाके दे दिया। बस वहीं से उसकी सादी सी दुनिया में एक नया दरवाजा खुल गया। शुरू में तो वो बस अपने दोस्तों को फोन करता या गांव की फोटो खींचा करता। फिर धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बताया। नई नई चीजें देखकर बिल्लू की आंखें खुली की खुली रह गई। गांव के तालाब से निकलकर वो अब इंटरनेट के समुंदर में उतर गया था, जहां हर चीज नई और अनोखी लगती थी। उस भोले छोरे को क्या पता था कि इस समुंदर में खूबसूरत मछलियों के साथ साथ खतरनाक मगरमच्छ भी होते हैं। अब तो मेरा ज्यादातर टाइम मोबाइल पर ही बीतने लगा। खेती बाड़ी से, पढ़ाई से, दोस्तों से ध्यान हटने लगा। बेटा, ये फोन में क्या देखता रहता है सारा दिन? माँ, पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है। बेचारी अनपढ़ माँ क्या जाने ऑनलाइन क्लास क्या होती है। वो तो बस अपने लाडले की बात पर विश्वास कर लेती। बिल्लू अब गांव की दुनिया से दूर एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में जीने लगा था जहां सब कुछ झूठा और बनावटी था। वो उन झूठे प्रोफाइलों, चमकती दमकती फोटोज को ही असलियत समझने लगा था। उसकी सारी सादगी, सारी मासूमियत उस 6 इंच की स्क्रीन के पीछे कहीं खोती जा रही थी। उस अनजान खतरे की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा था और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। एक दिन जब बिल्लू अपना सोशल मीडिया चला रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, रिया शर्मा सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। बिल्लू ने प्रोफाइल खोली तो देखता ही रह गया। एक बहुत सुंदर सी शहर की लड़की की फोटो लगी हुई थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर लड़की मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजेगी? शायद गलती से भेज दी होगी। उसने रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। अगले दिन वही रिक्वेस्ट फिर से आई, इस बार एक मैसेज के साथ, हाय, कैन वी बी फ्रेंड्स। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। गांव के छोरे को शहर की पढ़ी लिखी लड़की दोस्त बनाना चाह रही थी। उसने डरते डरते रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और जवाब में हाय लिख दिया। बस फिर क्या था, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तुम कितने सिंपल और अच्छे हो, तुम्हारी आंखें बहुत सच्ची हैं। बिल्लू, जिसे आज तक अपनी मां के अलावा किसी ने इतना प्यार ना दिखाया था, वो इन बातों में फिसलता चला गया। वो दिन रात रिया से चैट करने लगा, खेत में काम करते हुए, स्कूल में क्लास के बीच में, यहां तक कि रात को मां के सोने के बाद छत पर जाकर वो घंटों उससे बातें करता। मैं दिल्ली में रहती हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ और मुझे गांव की जिंदगी बहुत पसंद है। बिल्लू को लगा जैसे उसे उसकी सपनों की रानी मिल गई है। रिया ने कभी वीडियो कॉल नहीं की, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। नेटवर्क अच्छा नहीं है, घर पर सब लोग हैं, कैमरा खराब है। बिल्लू इतना भोला था कि उसने कभी शक नहीं किया। वो तो रिया की आवाज सुनकर ही खुश हो जाता था। रिया ने उसे अपने प्यार के जाल में इस कदर उलझा लिया था कि बिल्लू को उसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। मैंने रिया को अपनी जिंदगी की हर बात बता दी, अपनी माँ के बारे में, अपने खेत के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में।
उसको लगता था कि रिया ही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द है। वो उसके झूठे वादों और कस्मों को सच मान बैठा था। धीरे धीरे बिल्लू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो चुप चुप सा रहने लगा, मां से, दोस्तों से कटने लगा। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। बेटा, क्या बात है? तू परेशान लागे है? कुछ नहीं माँ, बस पढ़ाई का टेंशन है। उसने अपनी और रिया की दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वो अपनी इस डिजिटल प्रेम कहानी को दुनिया से छुपाकर अकेले ही जीना चाहता था। उसे क्या पता था कि ये प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। वक्त गुजरता गया और बिल्लू का रिया पर विश्वास और गहरा होता गया। रिया अब उससे प्यार का इजहार करने लगी थी। बिल्लू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हम जल्द ही शादी करेंगे और मैं तुम्हारे साथ गांव में आकर रहूंगी। यह सुनकर बिल्लू तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी खुशी आ सकती है। वो रिया के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानने लगा था। उसके लिए रिया का कहा हर शब्द सच था। उसकी आंखों पर प्यार की ऐसी पट्टी बंध गई थी कि उसे सही और गलत का फर्क दिखना ही बंद हो गया था। बिल्लू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बोलो। रिया ने उससे वीडियो कॉल करने को कहा, पर इस शर्त पर कि वो अपना कैमरा ऑन नहीं करेगी, सिर्फ बिल्लू को देखेगी। फिर उसने बिल्लू को उसके कपड़े उतारने के लिए उकसाया। शुरू में बिल्लू झिझका। उसने मना किया, कहा कि ये गलत है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो आज के बाद मुझे फोन मत करना। बिल्लू घबरा गया। वो रिया को खोना नहीं चाहता था। उसके झूठे आंसुओं और प्यार की दुहाई के आगे बिल्लू का विवेक हार गया। वो उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, जब वो मुझसे इतना प्यार करती है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। ये तो हमारे बीच की बात है, किसी को क्या पता चलेगा। उसने डरते डरते कमरे का दरवाजा बंद करके वीडियो कॉल पर वही किया जो रिया ने कहा था। उसकी इस मासूमियत और अंधे विश्वास का फायदा उठाकर स्क्रीन के पीछे बैठे शैतान ने उसकी उस हालत की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बिल्लू को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। शर्म आ रही है, घबराहट हो रही है। लगता है कुछ गलत कर दिया है। डोंट वरी बेबी, ये हमारा सीक्रेट है। मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। आई लव यू। बिल्लू ने उसकी बात पर फिर से विश्वास कर लिया। वो ये सोचकर सो गया कि सब ठीक है, पर उस बेचारे को क्या पता था कि ये तो तूफान से पहले की शांति थी। उस अनजान लड़की पर अंधा विश्वास करके उसने अपनी इज्जत, अपना सम्मान, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना अब नामुमकिन सा था। अगले दिन सुबह बिल्लू की आंख एक मैसेज से खुली। ये रिया का मैसेज नहीं था, ये एक अनजान नंबर से आया था। मैसेज में बिल्लू की वही रात वाली वीडियो थी। वीडियो के नीचे लिखा था, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो शाम तक 50,000 रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो ये वीडियो तेरे सारे गांव वालों, तेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज देंगे। तेरी मां को भी दिखाएंगे कि उसका लाडला क्या गुल खिला रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर चकराने लगा। सांस रुक गई। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जिस रिया पर उसने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। वो प्यार नहीं, एक साजिश थी। बिल्लू ने तुरंत रिया को फोन किया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट हो चुका था। अब बिल्लू को सारी कहानी समझ में आ गई। वो रिया नाम की कोई लड़की थी, ये तो एक पूरा गैंग था जो उसके जैसे भोले भाले लड़कों को फंसाता था। बिल्लू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 50,000 रुपए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वो कहां से लाता इतने पैसे? उसके पास तो 500 रुपए भी नहीं थे। अगर ये वीडियो सच में सबको भेज दी तो क्या होगा? मां का क्या होगा? गांव में वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लोग उस पर थूकेंगे। उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं?
अगर माँ को पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रिंकू को सारी बात बताने का फैसला किया। तू चिंता मत कर भाई, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। पैसा मत देना इनको, ये लोग एक बार पैसे ले लेंगे तो बार बार मांगेंगे। रिंकू, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर जाऊंगा। माँ को पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देख भाई, सब ठीक हो जाएगा, तू हिम्मत रख। रिंकू उसे समझाता रहा, पर बिल्लू के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था। सब खत्म हो गया। ब्लैकमेलर्स के फोन और मैसेज लगातार आने लगे। वो उसे धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। हर घंटी के साथ बिल्लू का डर और बढ़ता जा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया, रातों की नींद उड़ गई। वो हर वक्त एक अनजाने डर के साए में जीने लगा। उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक कैद खाने में बदल गई थी। वो न किसी से बात करता, न किसी से मिलता, बस अकेले कमरे में पड़ा रहता और रोता रहता। उसकी माँ उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थी, पर वो उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो अपने ही बुने जाल में इस कदर उलझ गया था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, टूट रहा था। बिल्लू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा जैसे मुरझा गया था और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मां उसकी यह दशा देखकर तड़प उठती थी। एक मां का दिल आखिर कब तक अनजान रह सकता है? उसे समझ आ गया था कि बात सिर्फ पढ़ाई के टेंशन की नहीं है, कुछ बहुत बड़ा है जो उसका बेटा उससे छुपा रहा है। बेटा, बता दे मुझे क्या बात है। तू मेरा लाल है, तेरे दुख से मेरा कलेजा फटता है, मुझसे मत छुपा। मगर बिल्लू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। वो बस पत्थर की मूरत बना अपनी मां को देखता रहता और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन जब बिल्लू कमरे में नहीं था, उसका फोन बजा। मां ने सोचा शायद उसके किसी दोस्त का होगा, उठा लेती हूं। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी की आवाज आई। वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था। कौन हो तुम? कैसी वीडियो? उस आदमी ने सारी बात बता दी और फोन पर ही बिल्लू की वो वीडियो भेज दी। वीडियो देखते ही बेचारी मां के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके भोले भाले बिल्लू के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उसी वक्त बिल्लू कमरे में आया। अपनी मां को इस हालत में देखकर और जमीन पर पड़ा फोन देखकर वो सब समझ गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और मां के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पापी हूँ माँ। आज उसके अंदर का सारा डर, सारी घुटन, सारे आंसू बाहर निकल रहे थे। मां ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो भी रो रही थी, पर उसके आंसुओं में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस अपने बेटे के लिए ममता थी, दुख था। चुप हो जा मेरे लाल। गलती हो गई तो क्या हुआ? तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उस रात उस कमरे में दो लोग थे। एक वो बेटा जो अपनी गलती की शर्म से टूटा हुआ था, और एक वो मां जो अपने बेटे के दुख में भी उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। मां ने बिल्लू को पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया। उसने बिल्लू को समझाया, बेटा, ये जो हुआ इसमें तेरी गलती कम, तेरी मासूमियत का दोष ज्यादा है। तूने विश्वास किया और उन लोगों ने तेरे विश्वास को तोड़ा। पर हम इन शैतानों से डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। मैं तेरे साथ हूं। मां के इन शब्दों ने बिल्लू के अंदर थोड़ी सी हिम्मत भर दी। उसे पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। उसकी मां, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसके साथ खड़ी थी। बेटा, हम पुलिस के पास जाएंगे। हम इस मामले की रिपोर्ट लिखवाएंगे। चुप बैठने से इन बदमाशों की हिम्मत और बढ़ेगी। आज मेरे बिल्लू के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। नाउ हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। आइदर ऑफर्स। नहीं माँ, पुलिस के पास नहीं जाते, वो लोग हमें ही गलत समझेंगे। बेटा, गलत वो लोग हैं, हम नहीं। हम शिकार हैं, अपराधी नहीं। अगर हम आज डर गए तो जिंदगी भर डरते रहेंगे। और तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक तेरी माँ जिंदा है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगली सुबह बिल्लू की मां ने एक बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया।
मां की हिम्मत देखकर बिल्लू के अंदर भी थोड़ी सी जान आ गई और वह चुपचाप तैयार हो गया। बिल्लू, उसकी मां और रिंकू तीनों शहर के पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। गांव की एक अनपढ़ औरत, जिसके लिए घर की दहलीज ही उसकी दुनिया थी, आज अपने बेटे के इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट पर खड़ी थी। यह उसकी ममता की ताकत थी। पुलिस स्टेशन में जाकर मां ने इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई। शुरू में तो पुलिस वालों ने भी उन्हें हल्के में लिया, पर जब मां ने रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और इंस्पेक्टर ने बिल्लू की हालत देखी, तो उन्हें मामले की गंभीरता समझ में आई। माताजी, आप चिंता न करें। हमारा साइबर क्राइम सेल बहुत मजबूत है। हम इन अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। आपने रिपोर्ट लिखवाकर बहुत हिम्मत का काम किया है। हम बिल्लू का नाम और पहचान गुप्त रखेंगे। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की साइबर सेल टीम ने तेजी से काम किया। उन्होंने उन ब्लैकमेलर्स के फोन नंबर और बैंक अकाउंट को ट्रैक करना शुरू किया। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। उन्होंने इस पूरे गैंग को, जो दूसरे राज्य से ऑपरेट कर रहा था, धर दबोचा। यह एक बड़ा गिरोह था जो बिल्लू जैसे सैकड़ों मासूम लड़कों को अपना शिकार बना चुका था। गैंग के पकड़े जाने की खबर जब गांव में आई तो बिल्लू की मां ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अपराधियों को सजा मिलेगी और उसका बेटा इस डर से बाहर निकल आएगा। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गिरोह तो पकड़ा गया था, पर बिल्लू के मन का डर नहीं गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी थी। पूरी तरह न सही, पर लोगों को इशारों इशारों में सब पता चल गया था। अब जब भी बिल्लू घर से बाहर निकलता तो उसे लगता जैसे सब लोग उसी को घूर रहे हैं, उसके पीछे उस पर हंस रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई उससे सीधे मुंह कुछ नहीं कहता था, पर उनकी आंखों में जो सवाल और तंज होते थे वो बिल्लू के सीने में तीर की तरह चुभते थे। उसके दोस्त भी उससे कटने लगे थे। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके अंदर शर्म और ग्लानि का एक ऐसा समुंदर उमड़ रहा था जिसमें वह हर पल डूब रहा था। उसे लगता था कि उसने अपनी मां का सिर झुका दिया, उसने अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह लाख कोशिश करके भी उस घटना को भुला नहीं पा रहा था। रात को उसे वही वीडियो, वही धमकियां, लोगों की घूरती निगाहें, सब सपने में दिखाई देता और वह चीख कर उठ जाता। बेटा, लोगों की परवाह मत कर, उनका तो काम ही है कहना तूने कोई गलती नहीं की है। पर बिल्लू के दिमाग पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका था। माँ, मैं जीना नहीं चाहता। मैं सबके लिए बोझ बन गया हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। ऐसी बात मत कर बेटा, तू मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। उस दिन तो मां ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। उसे लगा शायद बिल्लू अब ठीक हो जाएगा। वह रात भर उसके पास बैठी रही, उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उसे क्या पता था कि उसका बेटा अपने मन में क्या फैसला कर चुका था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली थी ताकि उसकी मां को उस पर कोई शक न हो। अगली सुबह जब मां की आंख खुली तो बिल्लू अपने बिस्तर पर नहीं था। मां ने सोचा शायद खेत में गया होगा, पर जब काफी देर तक वह वापस नहीं आया तो मां को चिंता हुई। उसने रिंकू को बुलाया, गांव में ढूंढना शुरू किया। ढूंढते लोग खेत की तरफ गए। वहां जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। खेत के बीच में जो बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसी से बिल्लू का शरीर लटक रहा था। उस भोले भाले छोरे ने समाज के डर से, बदनामी के डर से अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उसने सोचा कि मरकर उसे इस दर्द से, इस शर्म से मुक्ति मिल जाएगी। वह अपराधियों से तो जीत गया, पर समाज से हार गया। बिल्लू के लटकते हुए शरीर को देखकर उसकी मां की जो चीख निकली, उसने आसमान को हिला दिया। वह चीख एक मां की हार की चीख थी, उसके दर्द की चीख थी, उसके पछतावे की चीख थी। वह भागकर अपने बेटे के पास गई, उसे नीचे उतारा, उसके ठंडे शरीर से लिपटकर ऐसे रोने लगी जैसे पूरी दुनिया में और कुछ बचा ही ना हो। उठ जा मेरे लाल, देख तेरी माँ आई है। तू तो कहता था तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उठ जा बेटा। पर बिल्लू अब कभी न उठने वाली नींद सो चुका था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए।
जिन लोगों की घूरती निगाहों ने बिल्लू की जान ली थी, आज वही लोग अफसोस जताने के लिए वहां खड़े थे। मां का रोना देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरा बच्चा तो चला गया, मैं यूज बचा ना सकी। काश मैं यूज इस समाज से, इन लोगों की बातों से बचा पाती। काश मैं यूं से समझा पाती कि उसकी जिंदगी इस झूठी इज्जत से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये लोग तो आज अफसोस जताकर कल भूल जाएंगे, पर मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मेरा तो घर ही उजड़ गया। उसका दुख, उसका गुस्सा सब उसकी चीखों में निकल रहा था। वह समाज को, उन ब्लैकमेलर्स को और शायद कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को कोस रही थी। बिल्लू की लाश के पास बैठी मां को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी जीना छोड़ दिया हो। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसका वही एक सहारा था जो अब छीन लिया गया था। ये सिर्फ बिल्लू की मौत नहीं थी, ये उस मां के सारे सपनों की, उसकी सारी उम्मीदों की मौत थी। वह पछता रही थी कि काश उसने बिल्लू को वह स्मार्टफोन ही न दिया होता। काश वह उसे इस नई दुनिया के खतरों के बारे में पहले से आगाह कर पाती। पर अब पछताने से क्या होता? जो होना था वह तो हो चुका था। एक हंसता खेलता परिवार एक झूठी फ्रेंड रिक्वेस्ट की वजह से बर्बाद हो चुका था। बिल्लू का अंतिम संस्कार हो गया। गांव में कुछ दिन मातम रहा और फिर सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में वापस मशगूल हो गए। पर उस मां की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। अब वह रोज सुबह उठती है, उसी खेत में जाती है, उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने बिल्लू को याद करके रोती रहती है। उसकी कहानी उन सब मां बाप के लिए एक सबक है जो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी तो दे देते हैं, पर उसके सही गलत इस्तेमाल के बारे में बात करने से कतराते हैं। बिल्लू की मौत समाज के मुंह पर एक तमाचा है जो शिकार को ही दोषी ठहराकर उसे मरने पर मजबूर कर देता है। बिल्लू की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर इस कहानी से जो सबक मिलता है वह हम सबके लिए है। यह कहानी हम सब से कुछ सवाल पूछती है। सबसे पहला संदेश है बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेट की दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोशल मीडिया पर मिलने वाला हर अनजान दोस्त दोस्त नहीं होता। अपनी निजी जानकारी, अपनी फोटो, अपनी वीडियो किसी के भी साथ शेयर मत करो। अगर कोई तुम्हें डराए, धमकाए या तुमसे ऐसी कोई मांग करे जो तुम्हें गलत लगे तो डरो मत, चुप मत रहो। अपने मां बाप को, अपने किसी बड़े को या अपने टीचर को जरूर बताओ। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे किसी अनजान के लिए दांव पर मत लगाओ। दूसरा संदेश है माता पिता के लिए। अपने बच्चों को मोबाइल फोन देना जरूरी हो सकता है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उनसे बात करना। उनके दोस्त बनो। एक ऐसा माहौल बनाओ कि वे आपसे अपनी हर बात, हर परेशानी बिना डरे शेयर कर सकें। उन्हें साइबर क्राइम, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताओ। उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखो, पर एक जासूस की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। अगर आपका बच्चा अचानक चुप चुप रहने लगे, परेशान दिखे, तो उसे डांटो मत, उससे प्यार से पूछो। उसकी गलती पर उसे सजा देने की बजाय उसका साथ दो। याद रखो, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो उन्हें टूटने में देर नहीं लगेगी। तीसरा और सबसे जरूरी संदेश है हम सब के लिए, समाज के लिए। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर कोई इस तरह के क्राइम का शिकार होता है तो वह अपराधी नहीं, पीड़ित है। हमें उसका साथ देना चाहिए, न कि उस पर हंसना चाहिए या उसे नीचा दिखाना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पीड़ित शर्म से सिर झुकाने की बजाय हिम्मत से सिर उठाकर अपराधियों के खिलाफ लड़ सके। जब तक हम पीड़ित को ही दोषी मानते रहेंगे, तब तक बिल्लू जैसे न जाने कितने मासूम बच्चे इस डर और बदनामी के बोझ तले अपनी जान देते रहेंगे। हमें जागना होगा और अपने बच्चों को इस डिजिटल आतंक से बचाना होगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप या आपका कोई अपना इस तरह के सेक्सटॉर्शन या किसी भी साइबर क्राइम का शिकार होता है तो घबराएं नहीं, गलती को छुपाएं नहीं। तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी फोन कर सकते हैं। बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन 1098 हमेशा उपलब्ध है। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। आओ हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित डिजिटल माहौल देंगे और किसी और बिल्लू को इस तरह अंधेरे में खोने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
दिल्ली का साइबर क्राइम ऑफिस देर शाम तक गुलजार है। सोचो, एक टीम एक टेबल के चारों ओर हडल्ड है, फाइलें खुली हैं, हर आंख इंस्पेक्टर पर है। वे कुख्यात बिल्लू केस में गहरे तक डूबे हैं। इंस्पेक्टर मधु फाइल पर टैप करती है और कहती है, उस लड़की की आईडी रिया सिंह ऑफिशियल, यह फेक है। कॉल सीधी द्वारका, दिल्ली से ट्रेस हुई। सब इंस्पेक्टर मनीष बीच में बोलता है, पेटीएम मनी ट्रेल, यह स्केची है। अकाउंट बार बार नाम बदल रहा है। सिर्फ 3 महीनों में 9 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। अब डिजिटल पीछा शुरू होता है। टेक टीम कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी खंगालती है, यहाँ तक कि इंटरनेट कैफे और मोबाइल दुकानों की भी जांच करती है। एक सीसीटीवी फ्रेम स्टैंड आउट करता है, एक टोपी पहने युवा आदमी, 2 फोन हाथ में, ठीक द्वारका मोड़ पर। मधु की आवाज बीच में आती है, वही है हमारा आदमी। वह लड़कियों जैसी आवाज निकालकर विक्टिम्स को फंसाता है, फिर एसीपी बनकर उन्हें धमकाता है। सीन कटता है देर रात 11 बजे। पुलिस द्वारका सेक्टर 16 के एक फ्लैट की तरफ बढ़ती है। वे दरवाजा पीटते हैं, पुलिस दरवाजा खोलो। अंदर केओस मच जाता है। 3 लड़के भागने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक पकड़ा जाता है, फैजल खान। इंस्पेक्टर उसे घूरता है, तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। फैजल कांपते हुए फुसफुसाता है, सर मैं तो बस जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में था, मुझसे गलती हो गई। फैजल के लैपटॉप और फोन में यह एक गोल्ड माइन है। 200 से ज्यादा वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, 40 फेक लड़की प्रोफाइल, 3 बैंक अकाउंट और 4 फेक सिम कार्ड। अगली सुबह होना नहीं पड़ेगा। अब केस कोर्ट पहुंचता है। फैजल के पुलिस वैन से बाहर निकलते ही कैमरे चमकते हैं। जज पूछते हैं, कितने विक्टिम्स? प्रोसिक्यूटर जवाब देता है, 200 से ज्यादा रिकॉर्डिंग, लाखों रुपए एक्सटॉर्ट किए गए और बिल्लू ने अपनी जान गंवा दी। जज फैजल को जेल का आदेश देते हैं। पूरी चार्जशीट के लिए 10 दिन। गांव हिल गया है। बिल्लू का चेहरा हर जगह है, लेकिन कुछ बदलता है। माता पिता अपने बच्चों से बात करना शुरू करते हैं, मोबाइल्स, दोस्तों और सोशल मीडिया के बारे में। एक पिता अपने बेटे से कहते हैं, मुझसे कुछ मत छिपाना, मैं तुम्हें समझने के लिए हूं, डांटने के लिए नहीं। माँ बेटी से, अगर कोई लड़का चैट में बदतमीजी करे तो मुझे बताना, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। स्कूल स्पेशल सेशन रखते हैं। टीचर्स बच्चों को याद दिलाते हैं, मोबाइल्स तुम्हारे हाथों में हैं, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करो। टेक्नोलॉजी को अपना समय या अपनी जिंदगी बर्बाद न करने दो। और बिल्लू के दोस्त, वे सबको बताते हैं, अगर ऑनलाइन कुछ गलत हो तो बोलो, चुप्पी किसी की मदद नहीं करती। अब स्कूल में चमकीले पोस्टर लगे हैं, अजनबियों से कभी चैट न करें, फेक कॉल्स की रिपोर्ट करें। अगर आपको ब्लैकमेल किया जाए तो अपने माता पिता या पुलिस को बताएं। उषा अपने खेत में अकेली बैठी सोचती है, मैं बिल्लू के लिए बहुत देर हो गई थी, लेकिन अब मैं हर माँ को बताऊंगी। पहले सुनो, बाद में सिखाओ। साइबर ऑफिस से गांव के चौक तक एक बात साफ है, जागरूकता ही शक्ति है और हर आवाज मायने रखती है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।